हेलो एवरीवन। तो ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है लेबर लॉज की सीरीज़ में, इसमें ये जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, ये वाला जो हम लेक्चर करने ईएसआई एक्ट करने वाले हैं 1948, एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। इससे पहले हमने आई गेस 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप उनको रिवीजन कर सकते हो और उनके नोट्स टेलीग्राम में डाल दिए हैं, तो आप उनको वहाँ से फटाफट रिवाइज भी कर सकते हो। तो बार बार रिवाइज करते रहना जिससे बात बनी रहे। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब लेक्चर देखते हो तो 1.5x या 2x पर देखें, ताकि जो स्पीड है वो मेंटेन रहे और आपकी हैबिट में आ जाए। नहीं तो दिक्कत होती है, वो टाइम भी काफ़ी जाता है। तो मेन मोटिव टाइम बचाना है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रिटेन करनी है। तो इसलिए मैं अब लिखने की बजाय पीपीटी बना के उसको यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करवा देता हूँ। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ईएसआई एक्ट 1948, तो ये एक तरह का इंश्योरेंस एक्ट इन स्कीम है, जिसमें क्या है, कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय मिला के डालते हैं सीधे बैंक अकाउंट में, जो ईएसआई के लिए बना होता है। और उससे उनकी जो कैश बेनिफिट्स है या और भी जो बेनिफिट्स है वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, जो मज़दूर है उसको दिए जाते हैं। और एक सेल्फ फंडिंग वो है ऑर्गेनाइजेशन, जो इसी कंट्रीब्यूशन के पैसे से ये सब कुछ मैनेज करती है। तो इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी सी देखें तो प्रोफेसर बीपी अदारकर कमेटी 1943 थी, उसने इस चीज़ को रिकमेंड किया और 1948 में ये एक्ट पास हुआ और 1952 में कानपुर दिल्ली में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो जो ईएसआई एक्ट है वो मेडिकल केयर और कैश बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है वर्कर्स को एंड दियर फैमिलीज़, उनको फैमिलीज़ को। और ईएसआई कॉरपोरेशन जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जहाँ ईपीएफओ इसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसी की मिनिस्ट्री के अंडर ही आता है। तो नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि सिकनेस प्रोटेक्शन, कि कोई आदमी, कोई मज़दूर है वो बीमार हो जाता है, तो ये जो प्रोविज़न है पहले दिन से, नौकरी के पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है कि अगर वो बीमार होता है, लॉस ऑफ वेजेस ड्यू टू इलनेस, तो उसको उसका इंश्योरेंस कवर्ड रहता है। मैटरनिटी बेनिफिट्स, लीव विद फुल वेजेस, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में हमने इसको पूरी बहुत अच्छी डिटेल में पूरी तरीके से पढ़ा है, तो आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिएगा। और किसी को इंजरी हो जाती है, प्रोटेक्शन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, तो ईएसआई एक्ट उसको भी कवर करता है। डेथ बेनिफिट्स को भी कवर करता है। डिपेंडेंट्स को, जो भी मेंबर पे, जो एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। क्या क्या करता है हम आगे देखेंगे। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ईएसआई एक्ट टू एंश्योर वर्कर्स हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिग्निटी थ्रू कॉम्प्रेसिव सोशल प्रोटेक्शन मेजर। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द ईएसआई एक्ट, तो ये वहाँ पे जो कोई फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे पावर का यूज़ किया जा रहा है, तो 10 या 10 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। कोई जहाँ पावर का यूज़ नहीं किया जा रहा, पावर मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी है तो 10, और अगर नहीं है तो 20 या 20 से ज़्यादा है तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा। शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमा, ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ये सब पे लागू होगा। वेजेस सीलिंग की बात करें, अगर किसी एम्प्लॉय का जो वेजेस है वो 21,000 पर मंथ है और 25,000, अगर डिसेबिलिटी है 25,000 उसमें अलाउ है, इतना उसका वेजेस है तो उस पर ये एक्ट लगेगा। जैसे हमने ईपीएफ पढ़ा था, उसमें 15,000 से कम सैलरी वाला 1952 वाला पढ़ा। और नॉट एप्लीकेबल टू माइंस, अंडर माइंस एक्ट में आ जाता है इस, इनका प्रोविज़न माइंस वालों का माइंस एक्ट में है। रेलवे रनिंग शेड्स इस पे लागू नहीं होगा। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेपरेट सोशल सिक्योरिटी लॉज, जिनकी कुछ अलग सिक्योरिटी लॉज हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सीजनल फैक्ट्रीज आर एग्जेम्प्टेड, जैसे कि कॉटन, आइस फैक्ट्री, इन सब पे भी ये नहीं लगेगा। इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस इस एक्ट में
कुछ डेफिनेशंस दी गई है, उनका अलग अलग सेक्शन है। जो डेफिनेशंस है वो सेक्शन 2 में दी गई है। तो सेक्शन 2 का जो 9 है वो एम्प्लॉय के बारे में बताता है। कोई भी आदमी जो एम्प्लॉयड है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, कनेक्टेड टू फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट, वो एम्प्लॉय है। इंक्लूड्स क्लैरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कैजुअल वर्क्स। वेजेस इसमें सेक्शन 2 के 22 में बताया गया है। तो इसमें बेसिक पे, डीए, एचआरए, इंसेंटिव अलाउंसेस। एक तो देखो, इंसेंटिव अलाउंसेस और बोनस अलग अलग चीज़ होती है। बोनस अलग होता है, अलाउंस, इंसेंटिव अलाउंस अलग होता है। ओवर टाइम, लीव, वेजेस, ये सब इसमें इंक्लूड होंगे, और जो बोनस है वो एक्सक्लूड होगा। रिट्रेचमेंट है वो अलग, कंपनसेशन है वो अलग होगा, ग्रेजुएटी, पेंशन ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। डिपेंडेंट्स कौन होते हैं? फैमिली मेम्बर्स और ऑन इंश्योर्ड पर्सन, इसमें स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन, विडोड मदर, ये सब आ जाते हैं। एम्प्लॉयमेंट इंजरी 2 के 8 में दिया है। पर्सनल इंजरी टू एन एम्प्लॉय बाय एक्सीडेंट और ऑक्यूपेशनल डिजीज अराइजिंग ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ये इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस है। यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से ज़्यादा बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम कंट्रीब्यूशन का देख लेते हैं। जैसे हमने ईपीएफ एक्ट 1952 में देखा था कि 12% एम्प्लॉयर, 12% एम्प्लॉय करता है, और जो एम्प्लॉयर है उसका 8.33% और 3.67% अलग अलग। 8.33 ईपीएस में चला जाता है, 3.67 ईपीएफ में चला जाता है, 0.5% ईडीएलआई में चला जाता है, 0.5% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में चला जाता है। ऐसे यहाँ पे इसमें क्या होता है, 3.25% है वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहेगा, और 0.75% है वो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहेगा। और मान लो किसी की वो है मजदूरी 176 रुपये से कम है, तो इसमें जो एम्प्लॉय है उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, सिर्फ एम्प्लॉयर उसमें सारा कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड इनटू ईएसआई फंड, इसको ईएसआईसी मैनेज करता है, जिसके अलग अलग इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है वो सब जो बोर्ड बना हुआ है वो देखता है। अब इसमें बेनिफिट्स की बात करते हैं। इसमें मेडिकल बेनिफिट आता है जो सेक्शन 56 में, फ्री फुल मेडिकल केयर टू इंश्योर्ड पर्सन और उसके डिपेंडेंट्स को, इंक्लूड्स ओपीडी, हॉस्पिटलाइजेशन, स्पेशलिस्ट केयर। और सिकनेस बेनिफिट आ जाता है जिसमें 49 से 51 में है। 70% ऑफ वेजेस पेबल फॉर मैक्सिमम 91 डेज इन ए ईयर ऑन सर्टिफाइड सिकनेस। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट, अब मान लो किसी को लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो गई, जैसे टीबी, कैंसर, डायबिटीज़ हो गई, तो अप टू 2 ईयर्स 80% ऑफ वेजेस। और मैटरनिटी बेनिफिट हमने देख लिया था, 26 वीक्स का होता है विद फुल वेजेस, 6 वीक्स का होता है इन केस ऑफ मिसकैरेज, अबॉर्शन, और 12 वीक्स का इन केस ऑफ अडॉप्टिंग ए चाइल्ड। ये सब हमने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में पढ़ लिया, वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी। आगे देखते हैं और कुछ जो बेनिफिट है वो डिसेबिलिटी जो बेनिफिट है ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, इसको भी ध्यान से पढ़ना। सेक्शन 51 से 54 में दिया, अगर टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है तो 90% वेजेस एज लॉन्ग एज डिसेबिलिटी लास्ट, जब तक वो काम नहीं कर सकता, टेम्परेरी डिसेबल हुआ है जब तक वो काम नहीं कर सकता, तब तक 90% ऑफ वेजेस उसको मिलता रहेगा। अगर परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो 90% ऑफ वेजेस फॉर लाइफ टाइम। परसेंटेज डिपेंड्स ऑन लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, कि भाई अब वो इतना डिसेबल हो गया कि इतने इससे ज़्यादा नहीं कमा सकता, तो उसको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। तो एक तो टेम्परेरी डिसेबल और एक परमानेंट डिसेबल, दोनों का अलग अलग है। और डिपेंडेंट्स बेनिफिट, अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा, 90% ऑफ वेजेस एज मंथली पेंशन टू डिपेंडेंट्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय। किसी की डेथ हो गई तो जैसे इफ़ डेथ ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट इंजरी ऑक्यूपेशनल डिजीज, इस वजह से उसकी डेथ होगी तो 90% ऑफ वेजेस मंथली पेंशन में दिया जाएगा, उसको पूरा एक साथ नहीं दिया जाएगा। फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी इसमें मिलते हैं सेक्शन 46 में, 15,000 रुपये तक का। जो घर का सबसे बड़ा होता है सर्वाइविंग मेंबर उसको, और या फिर नॉमिनी जो भी है उसको। कुछ अदर बेनिफिट्स ये कोई याद ना करो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार देख ही रहे तो देख लेना, इससे क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं। रिहेबिलिटेशन अलाउंसेस फॉर फिजिकली डिसेबल्ड वर्कर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग, मेडिकल केयर टू रिटायर्ड पर्सन कंट्रीब्यूटरी बेसिस। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको देखना है। तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें चेयरमैन को यूनियन लेबर मिनिस्टर होता है, जैसे ईपीएफ
ईपीएफओ का भी चेयरमैन, जो सीबीटी है उसका चेयरमैन यूनियन लेबर मिनिस्टर होता है, इसमें भी यूनियन लेबर मिनिस्टर होता है। इसमें एक वाइस चेयरमैन होता है। मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज़, मेडिकल प्रोफेशन एंड पार्लियामेंट से भी होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा से। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, जो डे टू डे वर्क होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का जो काम है वो स्टैंडिंग कमेटी का है, वो सब इसकी देख रेख में होता है। एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होता है जो एडवाइजरी बॉडी होता है ऑन मेडिकल मैटर्स, जैसे कि कौन कितना डिसेबल हुआ है, कितना % डिसेबल हुआ है, ये सब चीज़ें ये मेडिकल काउंसिल ये देखती है। फंड्स एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने हमने देख लिया 3.25% और 0.75%। ग्रांट्स, डोनेशन, गिफ्ट्स बाय गवर्नमेंट टू और अदर्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। तो और ईएसआईसी को है ना एनुअल रिपोर्ट, ऑडिटेड अकाउंट्स पार्लियामेंट को एनुअली सबमिट करने होते हैं। अब पेनल्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट केस है इसको आप देखना चाहे तो देख सकते हैं कि कौन कौन से केस, वैसे इससे क्वेश्चन आएगा नहीं तो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो पेनल्टीज़ है हमारी 85 सेक्शन 85 और 86 में दे रखी है। अगर कोई एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन देने से फेलियर हो जाता है, उसको देता नहीं है, तो उसको प्रोविज़न है कि 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट और 5,000 तक का फाइन या बोथ दोनों हो सकते हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेजेस, मान लो 3.25% भरने के चक्कर में वो उसका जो वेजेस है वही कम दिखाता है, क्योंकि जितनी कम वेजेस होगा उतना कम उसका कंट्रीब्यूशन जाएगा। मान लो वो कम दिखा रहा है और इस चीज़ की जांच पड़ताल होने पर वो पाया जाता है तो 6 महीने की इम्प्रिजमेंट और फाइन भी लग सकता है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, इस पर भी पेनल्टी है, किसी के रिकॉर्ड्स ही नहीं रख रखे हैं तो। अब कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं, जैसे कि वेज सीलिंग इंक्रीज टू 21,000। पहले ये 21,000 नहीं थी, इससे कम है, 2017 में इसको 21,000 कर दिया गया। अब मेडिकल कॉलेजेस, डिस्पेंसरीज, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बीइंग रन अंडर ईएसआईसी, इन सब को भी कवर किया जाता है। और ईएसआईसी को आयुष्मान भारत स्कीम में भी लिंक कर दिया है, इसको एक्सपेंड करने के लिए। डिजिटलाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पेमेंट वाया ईएसआई पोर्टल, इसका ईएसआई पोर्टल है जहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो सब चेक किया जा सकता है। जैसे ईपीएफओ का भी एक पोर्टल है, वहाँ पे सब कुछ उसका पूरा लीजर चेक किया जाता है, वैसे ईएसआई भी का भी कर सकते हैं। पीवाईक्यू फोकस एरिया, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है वो देखो 19 जो हिस्ट्री है इसकी, वहाँ से कौन सी कमेटी है, कंट्रीब्यूशन की एम्प्लॉयर का कितना है, एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ है, बेनिफिट्स क्या क्या है, और कंपोजिशन ईएसआईसी का और पेनल्टीज़ वगैरह ये जो भी है। हो गया ख़त्म, ठीक है। तो ये एआई से बनवाया था तो इसने लास्ट में ये इम्पोर्टेंट चीज़ें वापस रिवाइज करने के लिए दे दी है, तो एक बार वापस देख लेते हैं। 1948 पे इम्प्लीमेंट हुआ, 1952 में दिल्ली और बिहार था ना, कानपुर, सॉरी, दिल्ली और कानपुर, बिहार नहीं, कानपुर एंड दिल्ली, यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था सबसे पहले। और कवरेज 10 विद पावर, 20 विदाउट पावर, शॉप्स, होटल, थिएटर्स, इन सब पे वेजेस सीलिंग है वो 21,000 मंथली है और 25,000 डिसेबल लोगों के लिए। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज जितना है, मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबल, डिपेंडेंट्स, फ्यूनरल सबको कवर करता है। हेडक्वार्टर दिल्ली में, और की एडवाइजरी बॉडी मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होता है। फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय प्रोफेसर बीपी अदारकर इन 1943। तो ये जो लेक्चर है यहाँ पे ख़त्म होता है और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में मैं डाल दूँगा। और ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क मैं हो सकता है अगले 2 से 3 दिन वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है इसलिए, और पॉसिबल होगा तो मैं करूँगा, बाकी अभी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। तब तक आप सारे जो ये इसको मिला के 7 हो जाएंगे, 7 को कम से कम 10-20 बार तो पढ़ ही लेना, ताकि आपको लास्ट टाइम में एटलीस्ट इसको तो आप स्किप कर सको, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें देखनी। और ये एक्ट्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये एक्ट्स पूरे काफ़ी बड़े बड़े एक्ट्स होते हैं, लेकिन इनको पूरा पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, और पढ़ भी ले तो याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं
वो बहुत शॉर्ट और कंसाइज होती है और टू द पॉइंट होती है, जो मैं लेक्चर्स में बताता हूँ और PYQ को देख के बताता हूँ। अब कुछ बच्चे मतलब कुछ जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो PYQ देखेंगे और उसमें उनसे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो भाई मैंने भी PYQ देख के ही मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन नहीं बनेगा मुझे पता है, अगर नहीं बन रहा तो क्योंकि वो क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है, इसी में उसको वापस रिपीट नहीं करेगा, तो उसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। और आप देखना चाह रहे हो तो PYQ देख रहे हो तो आप वहाँ पे साथ में देख लीजिए, गूगल कर लीजिए। अननेसेसरीली वीडियो लंबा नहीं बनाए, इसलिए मैं इन चीज़ों को स्किप कर देता हूँ और उसके आसपास की जो चीज़ें हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है उन चीज़ों को पूछा जाएगा, वो उन चीज़ों को लेक्चर में इंक्लूड करता हूँ। तो उसी के हिसाब से देखते और बार बार रिवाइज कीजिए, और एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मान लो वीडियो में रह गए या कुछ कवर नहीं कर पाया या कुछ छूट गया हो, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में लेक्चर बनाना होता है तो इतनी चीज़ों को बाकी मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी जगह से इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। उसके बाद ये लेक्चर को काफ़ी PDFs नोट्स बुक्स ये सब पढ़ के फिर बनाता हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं बनाता हूँ। और जो अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो मैं टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ, आप जाके चेक कीजिए, आप ज्वाइन तो कीजिए टेलीग्राम चैनल जाके, वहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें मैं डालता रहता हूँ जो आपको रिवीजन भी होता रहेगा, उसके आसपास के पॉइंट्स भी डालता हूँ। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।